हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं हर बार की तरह खुश होंगे और मस्त होंगे और अपनी परीक्षा में पूरी तरह से आप व्यस्त होंगे। तो आइए थोड़ी सी मदद करने के लिए आपकी मैं तीसरा चैप्टर लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स का, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। इसमें हम लोग नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नेशनल इनकम का हेड अच्छे से कंप्लीट करना है तो चैप्टर सेकेंड और ये चैप्टर थर्ड और अभी एक और चैप्टर मैं दूंगा चैप्टर 4, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना होगा। तो आपका सिंगल क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। फिर जब ये नेशनल इनकम का यूनिट कंप्लीट होगा तो उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू भी लेकर आएंगे। जैसा मैंने कहा था, एमसीक्यू भी आपको दूंगा मैं, तो जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग कंटेंट की बात करें कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या बेसिक कंटेंट डिस्कस करने हैं। तो अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका बेसिक एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसमें प्राइवेट इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पर्सनल इनकम होगा, फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको और समझा दूँ कि जो बेसिक एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम है, इसमें छोटे छोटे कई सारे टॉपिक हैं। जब हम उनको सबसे पहले उसी को कंप्लीट करेंगे तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले की तरफ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम का सबसे पहला टॉपिक है। इसको बहुत अच्छे से समझना है। हो सकता है कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो, आराम से आप देखिए, अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इस चैप्टर का क्लियर होना अगले चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या मैंने कहा कि इसमें आपको पढ़ना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको ध्यान से देखने से दो चीज़ें आपको क्लियर होगी कि डेफिनेशन लिखें कैसे। ठीक है, तो अब आप देखिए, नीचे मैंने कुछ पॉइंट दे रखे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट दे रखा है मैंने, आप देखिए, फिर ये दे रखा है, फिर ये दे रखा है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जब हम इन पॉइंट्स की बात करेंगे तो कैसे हम इन पॉइंट्स को समझेंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, देखिए जहाँ पर ग्रॉस लिखा है इसके जगह पर या तो ग्रॉस लिखा होगा, अगर ग्रॉस नहीं लिखा होगा तो या फिर क्या लिखा होगा, ये नेट लिखा होगा। ठीक है, जहाँ डोमेस्टिक लिखा हुआ है इसके जगह पर या तो डोमेस्टिक लिखा होगा या दूसरा नेशनल लिखा होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा होगा। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का यहाँ पर कोई बस एक ही मतलब है। इसे अगर हम सेम वर्ड में कहें तो कह सकते हैं कि इसमें सभी फाइनल गुड्स, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लिखा रहता है। यानी अगर ये लिखा हुआ है तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लिख सकते हैं। फिर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, सॉरी क्या लिखा हुआ है, एट मार्केट प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर या तो मार्केट प्राइस लिखा रहता है या फिर इसके जगह पर देखिए यहाँ पर एक फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू लिखी रहती है, मार्केट प्राइस लिखी रहेगी या फिर क्या लिखा रहेगा, या फिर फैक्टर कॉस्ट, ये जो आपका लास्ट में यहाँ पर दिख रहा है, या फिर आपका फैक्टर कॉस्ट लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसमें से एक ही कोई ना कोई वर्ड लिखा रहेगा। अब हम इनको थोड़ा सा समझते हैं किस तरह से समझा जाएगा। देखिए अगर मैं बात करूं आपको तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट रिफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू। अब ये मार्केट वैल्यू कब लिखी रहेगी, ध्यान थोड़ा सा देने की ज़रूरत है। ये मार्केट वैल्यू तभी लिखी रहती है जब यहाँ पर मार्केट प्राइस लिखा होगा। ठीक है, तो इट रिफर्स टू ग्रॉस, ये आगे वाला ग्रॉस हो गया। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मैंने बताया था क्या, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूस किया गया विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, कहाँ प्रोड्यूस किया गया, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अभी मैंने पिछले लेक्चर में बात किया था, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है पॉलिटिकल फ्रंटियर या पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी किसी भी कंट्री का जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें 1 साल के अंदर कुल कितना फाइनल गुड्स, कौन सा गुड्स, यहाँ बार बार मैं कह रहा हूँ सर कौन सा गुड्स, यहाँ पर फाइनल गुड्स की बात की जा रही है, गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जा रही, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसे समझेंगे। अब हम कुछ बातें हमने आपको बताया, अभी 8 तो को पढ़ते पढ़ते हम बाकी के बचे हुए जो कॉन्सेप्ट हैं उसको भी समझ लेंगे। आप देखिए थोड़ा सा। ठीक है,
अब देखिए ज़रा, अगर ग्रॉस की जगह पर नेट लिखा होगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। आपको पता है कि ग्रॉस टर्म है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। तो जब आप नेट पर पहुँचे तो डेप्रिसिएशन को निकाल के बाहर करिए। तो यानी जब कभी भी आप ग्रॉस से नेट पर जाएंगे, जब कभी भी आप ग्रॉस से नेट की तरफ मूव होते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना है? डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था। और जब कभी भी आप नेट से ग्रॉस की तरफ मूव होंगे तो इसी डेप्रिसिएशन को आपको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। फिर डोमेस्टिक में देख लेते हैं। डोमेस्टिक का मतलब होता है सिर्फ घर वाली चीज़ें होंगी, यानी घर का मतलब हमारी कंट्री के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना प्रोड्यूस हुआ तो उसमें NFIA एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता, जुड़ा नहीं होता। ठीक है, तो जब कभी हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, किससे? डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ मूव करेंगे तो NFIA को क्या करना है? प्लस कर देना है। ठीक है, और जब कभी हमें नेशनल के से डोमेस्टिक की तरफ मूव करेंगे, नेशनल पता है, डोमेस्टिक जाना है तो NFIA को माइनस कर देना है। ये भी हमने पढ़ा था पीछे वाले लेक्चर में। अब आइए देखते हैं, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पर जाने के लिए कुछ नहीं करना, चाहे प्रोडक्ट दिया हो चाहे ना दिया हो, इस पर कुछ भी नहीं करना, क्योंकि प्रोडक्ट हर केस में इसका मतलब होता है क्या? प्रोडक्ट का मतलब होता है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब देखिए मार्केट प्राइस की बात हम करें, किसकी बात करें? मार्केट प्राइस की बात करते हैं। तो अगर या तो मार्केट प्राइस दिया होगा या फिर क्या दिया होगा, या फिर फैक्टर कॉस्ट दिया होगा, दो ही चीज़ें दी होंगी, या तो मार्केट प्राइस लिखा होगा या फैक्टर कॉस्ट। आपको पता है मार्केट प्राइस का सीधा मतलब होता है सेल वैल्यू, किसी भी चीज़ का सेल वैल्यू, या अगर आम भाषा में कहूँ तो उसको MRP आप बोल दीजिए। ठीक है, तो MRP क्या होता है कि उसमें उस सामान को बनाने की कॉस्ट भी जुड़ी होती है और उस सामान पर कितना प्रॉफिट है वो भी जुड़ा होता है। ठीक है, उसको इकोनॉमिक्स में NIT कहा जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। पिछले लेवल में हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स का एक और फार्मूला पढ़ा था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी के नाम से हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, IT माइनस सब्सिडी के नाम से हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अगर मार्केट प्राइस दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है? फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो इसका मतलब कि मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट निकालते समय हम क्या करेंगे? NIT को माइनस कर देंगे। ठीक है, और फैक्टर कॉस्ट दिया है और मार्केट प्राइस निकालना है तो सीधी सी बात है कि हमें क्या करना है? NIT को प्लस कर देना है। तो ये सीक्वेंस आपको हमेशा ध्यान रखना है इस एग्रीगेट में, और जितने इसके फार्मूले हैं, फार्मूले पूरे के पूरे फार्मूले आप आराम से बना लेंगे, लिख भी लेंगे आराम से। डेफिनेशन में एक बार फिर चलते हैं, क्या कि हमने आपसे कहा था कि लिखेंगे ग्रॉस कब लिखेंगे? जब स्टार्टिंग में ग्रॉस दिया होगा। ठीक है, मार्केट वैल्यू कब लिखेंगे? जब लास्ट में मार्केट प्राइस दिया होगा। और अगर लास्ट में फैक्टर कॉस्ट दिया है तो मार्केट वैल्यू की जगह मनी वैल्यू लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? मनी वैल्यू लिखा जाएगा। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तो आपको हर केस में लिखना है, क्योंकि प्रोडक्ट आपको हर केस में मिलेगा। ठीक है, अब देखना ये है कि वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ? डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो डोमेस्टिक लिखा होगा तो डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर नेशनल लिखा होगा तो उसके जगह दूसरा टर्म यूज़ करेंगे। वो क्या यूज़ करेंगे आगे चल के हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझा देता हूँ, क्या कि इसको थोड़ा सा आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, अभी आगे हम लोग और अच्छे से समझेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को क्या बोलेंगे? इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे की तरफ मूव करके हम चीज़ों को समझते हैं। लेकिन हम हर केस में बेस इसी टॉपिक को मानेंगे, और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? GDP MP। क्या बोल सकते हैं? GDP MP कहा जाता है। ठीक है, तो GDP MP को बेस मान के बाकी का सारा फार्मूला हम लोग कैलकुलेट हम लोग देखेंगे, हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बहुत आसान है, मैंने क्या बोला? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए अब डेफिनेशन बनाते हैं। इट रिफर्स टू ग्रॉस मनी। क्या समझेंगे? ग्रॉस मनी वैल्यू। मनी वैल्यू कब होती है? जब यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट होगा। देखिए सबसे लास्ट में लिखा है फैक्टर कॉस्ट, तो लिखेंगे इट रिफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी।
फाइनल गुड्स इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि प्रोडक्ट इसमें इस्तेमाल है, प्रोडक्ट इसमें लिखा हुआ है, इसलिए हमने फाइनल गुड्स बोला। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सेम चीज़ें हैं, पिछला डेफिनेशन इस डेफिनेशन में आप निकाल कर अगर देखेंगे तो बस एक चीज़ में कमी आ रही है इसमें, क्या, वहाँ पर मार्केट वैल्यू था और यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, मनी वैल्यू। मनी वैल्यू का यहाँ पर मतलब है कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि किसी भी इनकम को हम मनी में मेज़र करते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन को मनी में मेज़र करते हैं, ना कि क्वांटिटी में मेज़र करते हैं। तो यहाँ हम लोग मनी को कंसीडर करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि हमें क्या लिखना है, GDP-FC, ठीक है। आप देखिए ज़रा मैंने कहा था कि हमेशा आपको बेस किस चीज़ को मानना है, GDP-MP को, ठीक है। GDP-MP को बेस मानिए और आपको निकालना क्या है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है GDP-FC निकालना है आपको, ठीक है, GDP-FC निकालना है। अब GDP-FC अगर निकालना है आपको, अगर एक तरह से देखा जाए तो GDP, एक मिनट में इसको और थोड़ा क्लियर करके लिख दूँ, GDP क्या निकालना है, FC आपको निकालना है, ठीक है, GDP-FC। देखिए ग्रॉस से ग्रॉस पर जाएंगे, ये ग्रॉस से ग्रॉस पर कोई चेंजेज नहीं, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पर कोई चेंजेज नहीं, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पर कोई चेंजेज नहीं। लेकिन मार्केट प्राइस से जब आप फैक्टर कॉस्ट पर जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था पीछे वाले टॉपिक में, NIT को माइनस करना पड़ेगा। तो फाइनली आपका फार्मूला क्या बन जाता है, देखिए यहाँ पर मैंने फार्मूला भी लिख रखा है। वो फार्मूला क्या है आपका अगर आप देखें ध्यान से तो फार्मूला क्या बन जाएगा, GDP-FC, ये लिखा हुआ है GDP-FC इक्वल टू GDP-MP माइनस NIT, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले को इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, नहीं आए तो इसको एक बार और रोक के आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं, अगला टॉपिक लेकर चलते हैं। अब देखिए इसको बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा दे रखा है कि इसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, ग्रॉस से ग्रॉस पर जाना है, कोई चेंजेज नहीं करना, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पर जाना है, कोई चेंजेज नहीं करना, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पर जाना है, कोई चेंजेज नहीं करना, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, हाँ सर जाना है, क्या करें, माइनस NIT, ठीक है। आप बहुत आराम से इसको कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या लिखा है, NDP एट MP। अब देखिए यहाँ नेट वर्ड यूज़ कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, इट रिफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू। हमने क्या बोलना है, इट रिफर्स टू द नेट। अब MP इसलिए है तो इसलिए यहाँ पर मार्केट वैल्यू, प्रोडक्ट है तो ऑल गुड्स, यहाँ पर आप लिखिएगा, फाइनल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो इसमें भी कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब इसका हम फार्मूला कैसे निकालेंगे, अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमें GDP-MP को बेस मान लेना है। किसको मान लेना है, हमें GDP-MP को बेस मान लेना है और हमको क्या निकालना है, NDP-MP निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमें पता क्या है, GDP-MP पता है और हमें निकालना क्या है, NDP-MP निकालना है, ठीक है। तो ग्रॉस से नेट पर जाएंगे तो क्या करना है, याद करिए पिछला मैंने बताया था कि जब भी ग्रॉस से नेट पर जाइए तो माइनस कर दीजिए, क्या, डेप्रीसिएशन को माइनस कर दीजिए। डोमेस्टिक से D से D पर जाएंगे, कोई चेंजेज नहीं, P से P पर जाएंगे, कोई चेंजेज नहीं, मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस पर जाएंगे, कोई चेंजेज नहीं। तो इस केस में फार्मूला क्या बन सकता है सर, बहुत आराम से अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा। आपको क्या निकालना है, NDP-MP निकालना है। तो फार्मूला बन जाएगा NDP-MP इक्वल टू GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे फार्मूले को अच्छे से बनाएं। और मैंने आपसे क्या कहा कि इसको आप देखें, अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपको निकालना है तो फार्मूला आपका तैयार हो गया। वो फार्मूला क्या है, NDP-MP, यानी NDP-MP आपको निकालना है, NDP-MP इक्वल टू GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आई होप आप इसे समझ लेंगे, बना लेंगे, इसको तो खुद से कर लेंगे। देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। क्या नाम देंगे,
डोमेस्टिक इनकम हम लोग नाम देंगे। अब इसको हम एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नेट है, डोमेस्टिक है, प्रोडक्ट है, एफसी है। एफसी है तो मार्केट वैल्यू वर्ड इस्तेमाल होगा, और सॉरी मनी वैल्यू इस्तेमाल होगा। देखिए, इट रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर प्रोड्यूस्ड नहीं है, आप लिख लीजिएगा, प्रोड्यूस्ड मिस हो गया। प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, अब हम इसको फार्मूले में तब्दील करते हैं। हमें क्या निकालना है सर? हमें निकालना है NDPFC। आइए हम लोग देखते हैं हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है सर NDPFC। तो अब NDPFC हमें निकालना है। अच्छा, पहले जो दिया हुआ है उसको हम रख लें। तो हमें देखिए, GDP MP की बात हम लोग कर रहे थे, GDP MP, और निकालना क्या है? NDPFC निकालना है। तो ग्रॉस से नेट पर जाएंगे तो क्या करेंगे? मैंने बताया था माइनस डेप्रीसिएशन करेंगे। ठीक है, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पर जाएंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पर जाएंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये लिखा है MP। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाएंगे तो क्या करेंगे साहब? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाएंगे तो फिर से माइनस कर देंगे, माइनस NIT। यानी हमारा एक तरह से देखा जाए तो फार्मूला बन जाएगा NDPFC इज इक्वल टू GDP MP माइनस डेप्रीसिएशन माइनस NIT। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, तो इस तरह से हम इस फार्मूले को समझेंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पर ग्रॉस लिखा हुआ है, फार्मूला क्या बनेगा? इट रिफर्स टू द ग्रॉस, MP है तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स। देखिए, नेशनल टर्म जैसे इस्तेमाल होगा, इसका मतलब है कि किसी नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, कितनी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं, किसके द्वारा? नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर की बात की जा रही है। ठीक है, एक नॉर्मल रेसिडेंस के द्वारा वो कितना गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंस कंट्री में प्रोड्यूस करे या कंट्री के बाहर प्रोड्यूस करे, लेकिन वो नॉर्मल रेसिडेंस की कंडीशन को फुलफिल करता हो। मैंने ये कौन है नॉर्मल रेसिडेंस, या आप पिछले लेक्चर में समझ सकते हैं। तो आप अब इसको हमें फार्मूले में कन्वर्ट करना है। किस तरह से कन्वर्ट होगा? यानी हमें क्या निकालना है? GNPMP निकालना है। आइए अब हम निकालते हैं निकालना है हमको GNPMP निकालना है। ठीक है, तो हम किसके बेस मानेंगे? GDPMP को बेस मान लेते हैं। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? हमें इसको निकालना क्या है? GNPMP को निकालना है। क्या निकालना है? GNPMP निकालना है। ठीक है, MP। ओके, तो ग्रॉस से ग्रॉस पर जाएंगे, कोई चेंजेज नहीं। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे, सर चेंजेज होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आप डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे, किससे जाएंगे? किसी भी डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे, इसका मतलब है कि आपको NFIA क्या ऐड करना होगा? NFIA ऐड करना होगा, तो प्लस NFIA ऐड करना होगा। ठीक है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पर जाएंगे, कोई चेंजेज नहीं। मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस पर कोई चेंजेज नहीं। इसका मतलब फार्मूला क्या बन जाएगा कि GNPMP इज इक्वल टू NDPMP प्लस NFIA। NFIA के लिए दो फार्मूला है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA की बात करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात करते हैं, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम जब कभी भी हमें निकालना पड़े ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो GDPMP की मदद से अगर हम GDPMP में NFIA को ऐड कर दें तो GNPMP हमें बहुत आसानी से निकल जाएगा। फिर आगे की तरफ चलते हैं। हमें क्या निकालना है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए, इट रिफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू। मनी वैल्यू इसलिए है क्योंकि फैक्टर कॉस्ट इस्तेमाल हो रहा है।
मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। फिर वही बात है, नेशनल वर्ड है तो नॉर्मल रेसिडेंस, यानी कौन सा वर्ड है यहाँ पर, नेशनल वर्ड है, तो हम यहाँ पर नॉर्मल रेसिडेंस लिखेंगे ऑफ अ कंट्री। तो वो नॉर्मल रेसिडेंस क्या, या तो हमारी कंट्री में भी कर सकता है, हमारी कंट्री के बाहर भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो वो टोटल कितना किया है, एक नॉर्मल रेसिडेंस के द्वारा कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है, हम उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। यानी हमें क्या निकालना है, GNP/FC निकालना है। हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है GNP/FC निकालना है। तो किससे निकालना है, GDP/MP हमने कहा था, जो हमने पहले पढ़ा है उसी को बेस मान के करेंगे। ठीक है, आप किसी से भी निकाल सकते हो। देखिए, ग्रॉस से ग्रॉस पर जाना है, कोई चेंजेज नहीं। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, साहब चेंजेज होगा, आप क्या कर दीजिए, +NFIA कर दीजिए। फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो -NIT कर दीजिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, GNP/FC = GDP/MP + NFIA - NIT। इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग नेशनल इनकम का भी नाम देते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, यानी NNP/FC को नेशनल इनकम कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। इट रिफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, अब हम इसमें क्या निकालना है, NNP/FC निकालना है। क्या निकालना है, NNP/FC निकालना है। तो लिख लेते हैं NNP/FC निकालना है। किससे निकालें, कोई भी फार्मूला ले सकते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं GDP/MP ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, GDP/MP। ग्रॉस से नेट पर जाना है, ग्रॉस से नेट पर जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन करिए। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो +NFIA कर दीजिए। उसके बाद P से P पर जाना है, कोई चेंजेज नहीं। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो -NIT कर दीजिए साहब। तो फार्मूला क्या बन गया, NNP/FC, यानी NNP/FC = NDP/MP माइनस डेप्रीसिएशन प्लस NFIA और माइनस NIT। ठीक है, तो नेशनल इनकम को निकालने का ये तरीका है। और किसी भी फार्मूले को आप इधर उधर करके आराम से इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और बड़े आराम से आप इसे निकाल भी सकते हैं। ओके, हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी इसमें क्या निकालना है, अगर इसमें बात करें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो देखिए क्या लिखा है, इट रिफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, अब इसमें हम अगर देखें तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी NNP/MP हमें निकालना है। क्या निकालना है, NNP/MP निकालना है। कोई भी फार्मूला ले ले, जैसे हमने कहा कि GDP/MP ले लेते हैं। तो देखिए ज़रा, ग्रॉस से नेट पर जाना, माइनस डेप्रिसिएशन कर लीजिए। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना, प्लस NFIA कर लीजिए, NFIA कर लीजिए। P से P पर जाना, कोई चेंजेज नहीं। M से M पर जाना, कोई चेंजेज नहीं। तो फार्मूला क्या बनेगा, NNP/MP = GDP/MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA। इस फार्मूले के थ्रू हम लोग आराम से क्या निकाल लेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं और आगे की तरफ चलता हूँ। देखिए, अब एक छोटा सा टॉपिक है आपका, क्या, डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। ठीक है, अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को। अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को समझने का हम लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए, डोमेस्टिक इनकम की अगर बात करें इसमें, तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब हो गया NDP/FC। मैंने अभी बताया था कि डोमेस्टिक इनकम को हम लोग क्या लिखेंगे, NDP/FC की बात कर रहे हैं। ठीक है, और नेशनल इनकम की बात करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, NNP/FC की बात करेंगे। ओके, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। डोमेस्टिक इनकम मतलब NDP/FC और नेशनल इनकम मतलब NNP/FC। देखिए, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है, NDP/FC क्या है,
it is a territorial concept as it include the value of final goods and services produced within the domestic territory of a country। ये एक केवल डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी बात करता है, उसकी नेट वैल्यू को कंसीडर करता है। और ये क्या कर रहा है, इट इज़ अ नेशनल कॉन्सेप्ट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, नेशनल कॉन्सेप्ट है। एज इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इंटायर वर्ल्ड। इंटायर वर्ल्ड का मतलब अपनी कंट्री में भी और कंट्री के बाहर भी हम कितना एक प्रोड्यूस किया जा रहा है एक नॉर्मल रेसिडेंस के द्वारा, उसको हम लोग नेशनल इनकम के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। फिर कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स इसका क्या है, इट कंसीडर्ड ऑल द प्रोड्यूसर विद इन द डोमेस्टिक। इसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या है, वो सब डोमेस्टिक के हैं, ठीक है, डोमेस्टिक में ही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इट कंसीडर हु आर नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री, इसमें हम उसी को कंसीडर करेंगे जो नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री है, वही प्रोड्यूसर का काम करेगा। अब NFIA की कैटेगरी क्या होती है, इट डज़ नॉट इंक्लूड NFIA। मैंने कहा डोमेस्टिक इनकम में NFIA इंक्लूड नहीं होता, जबकि NPFC में इट इंक्लूड्स NFIA, यानी इसके अंतर्गत NFIA को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड होता है इसके अंतर्गत NFIA। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, या राइट ऑन नोट्स डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम के बारे में। तो डोमेस्टिक इनकम यानी NDPFC की हम बात करें, यानी घर के इनकम की बात करें जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत हो रहा है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो कैटेगराइजेशन क्या है। सबसे पहला है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, यानी डोमेस्टिक इनकम में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कितना कमाया गया, साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर के द्वारा कितना कमाया गया। जब इन दोनों को आपस में हम जोड़ते हैं तो वो क्या निकलता है, डोमेस्टिक इनकम यानी NDPFC निकलता है। अब यहाँ पर थोड़ा गौर देखना है, पब्लिक सेक्टर में दो चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, क्या, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्यूरिंग टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। किसी भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा अगर कोई रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है तो वो माना जाता है कि इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू पब्लिक सेक्टर। दूसरा सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज भी इसके अंतर्गत इंक्लूड होता है। तो कभी कभी ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ये ना दे के ये दो इन्फॉर्मेशन, ये वाला इन्फॉर्मेशन और ये वाला इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, तो क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम को अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में देखा जाए तो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्यूरिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और फिर प्लस इसको कर लें तो आराम से हमारा क्या निकल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा। तो ये डोमेस्टिक इनकम का कैटेगराइजेशन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। अब इसी से मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। क्या, अगर हमको निकालना हो कि इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर की इनकम निकालिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़रा देखिए ध्यान से। अगर हमें प्राइवेट सेक्टर की इनकम को निकालनी है तो ये रहा मेरा डोमेस्टिक इनकम, इसमें से पब्लिक सेक्टर की इनकम को अगर मैं बाहर कर दूं तो बचेगा क्या, बचेगा यही प्राइवेट की इनकम। ठीक इसके अपोजिट, अगर डोमेस्टिक इनकम में से पब्लिक सेक्टर की इनकम को बाहर कर दूं तो क्या बचेगा, प्राइवेट सेक्टर की इनकम बचेगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखना, आगे चल के इन्हीं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना। ओके, अब बात करते हैं प्राइवेट इनकम। देखिए क्या है, प्राइवेट इनकम रिफर्स टू द इनकम विच अकर्स टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल द सोर्स, ठीक है, क्या, फ्रॉम ऑल द सोर्स विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। यानी प्राइवेट इनकम की अगर हम बात करें तो क्या है कि इनकम विच अकर्स टू प्राइवेट सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इनकम को अर्न जो किया जा रहा है, तो यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर टर्म है इसका मतलब क्या हुआ, प्राइवेट इंटरप्राइजेज एंड हाउस होल्ड दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। कौन कौन, प्राइवेट इंटरप्राइजेज और हाउस होल्ड दोनों, उन्होंने अपने सभी सोर्सेज से कितना कमाया विद इन कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, या घर में और घर के बाहर वो लोग कितना अर्न कर रहे हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट इनकम। इट इंक्लूड बोथ इनकम फैक्टर एंड ट्रांसफ़र, यानी इसमें फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम दोनों इंक्लूड होता है प्राइवेट इनकम में। ओके, रिसीव बाई द प्राइवेट इंटरप्राइजेज एंड हाउस होल्ड आल्सो। मैंने कहा ना प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या, प्राइवेट इंटरप्राइजेज एंड हाउस होल्ड आल्सो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं प्राइवेट इनकम। अब देखिए प्राइवेट इनकम को इस तरह से करेंगे, क्या, प्राइवेट इनकम में क्या होगा, फैक्टर इनकम को भी कंसीडर किया जाएगा। किसको किया जाएगा सर, फैक्टर इनकम को कंसीडर किया जाएगा। फिर ट्रांसफ़र इनकम को, फैक्टर इनकम में देखा जाए तो डोमेस्टिक
से जो फैक्टर मिल रहा है, जो फैक्टर इनकम डोमेस्टिक से मिल रहा है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो मिल रहा है वो भी। जो फैक्टर इनकम डोमेस्टिक से मिल रहा है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, उसको बोलते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी इसे सीधे सीधे हम NFIA कहते हैं। ठीक है, जो हमें बाहर से कमाने पर मिलता है, सर्विस देने पर मिलता है, वो NFIA। ट्रांसफ़र इनकम मैंने आपको बताया था कि बिना एफर्ट के मिल जाने वाला, तो इसमें भी घर से भी कुछ मिलता है बिना एफर्ट के। क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट मिलेगा, करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई करेंट ट्रांसफ़र मिल गया, कोई इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट पर कोई इंटरेस्ट मिल गया आपको। ठीक है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का ट्रांसफ़र इनकम माना जाएगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जैसे गवर्नमेंट आपको दे रहा है करेंट ट्रांसफ़र, उसी तरह से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई ट्रांसफ़र आपको मिल गया तो वो आ जाता है ट्रांसफ़र इनकम। अब क्या करिए, इन सब को, इसको, इनको और इनको आप आपस में जोड़ दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी? देखिए मैंने एरो से बना रखा है, वो क्या निकल जाएगा? वो आपका प्राइवेट इनकम कंसीडर हो जाएगा। जब आप इसको और इनको जब आप आपस में जोड़ेंगे तो वो क्या निकल जाएगा? प्राइवेट इनकम। यानी प्राइवेट इनकम का फार्मूला अगर देखा जाए तो क्या है? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट प्लस करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, या फिर फैक्टर इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस ट्रांसफ़र इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब इसको भी जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा? प्राइवेट इनकम कंसीडर हो जाएगा। अब देखिए लिखेंगे कैलकुलेट प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम निकालने का क्या तरीका होता है, किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसके स्टेप क्या हो सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए जब हम प्राइवेट इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो प्राइवेट इनकम को कैलकुलेट करने के दो अप्रोचेज हैं। एक है फ्रॉम डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट यानी GDP MP के माध्यम से निकाल रहे हैं, और दूसरा हमारा अप्रोच है GNP MP यानी फ्रॉम नेशनल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, सबसे पहले हम क्या करेंगे? डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो वर्ड लिखा है ये है NDP MP, यानी NDP MP सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है? NDP MP करना है। और NDP MP किससे करेंगे सर? GDP MP से NDP MP करेंगे। तो आप लोग कर लेंगे, करके आप बताइएगा ज़रूर हमें। फिर उसी तरह से फिर दूसरा क्या करेंगे? कैलकुलेट इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर को हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर को निकालने का सीधा मतलब कि डोमेस्टिक इनकम में से अगर हम पब्लिक सेक्टर को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? प्राइवेट सेक्टर का बचेगा। और जब प्राइवेट सेक्टर का निकल जाएगा तो फिर आराम से हम उसे प्राइवेट इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा प्राइवेट इनकम का, जो मैंने फार्मूला आपको बताया था उसमें सेम वही चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नेशनल इनकम, NNP FC को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? कैलकुलेट इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर एंड NFIA, दोनों को निकाल लेंगे। और दोनों को निकालने के बाद फिर क्या निकालेंगे? प्राइवेट इनकम निकालेंगे। तो ये दो अप्रोच हैं प्राइवेट इनकम को कैलकुलेट करने का। इन दोनों अप्रोच की मदद से हम आराम से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं पर्सनल इनकम क्या है। पर्सनल इनकम का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम क्या होगी। पर्सनल इनकम को देखा जाए तो पर्सनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल इनकम दैट आर एक्चुअली रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड, यानी हाउस होल्ड के द्वारा वास्तव में कितनी इनकम रिसीव की गई उसी को पर्सनल इनकम बोलते हैं। फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, सभी सोर्सेज से एक हाउस होल्डर ने कितना रिसीव किया। तो प्राइवेट इनकम में मैंने आपसे कहा था कि दोनों प्राइवेट सेक्टर में दो लोगों की इनकम जुड़ी रहती है, एक तो एंटरप्राइजेज की, प्राइवेट एंटरप्राइजेज की, और दूसरा हाउस होल्ड की। तो अब देखिए पर्सनल इनकम अगर आपको निकालना है तो प्राइवेट इनकम में से आप कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग को आप निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा? वो पर्सनल इनकम आपको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ये बहुत आसान है, इसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन जो आपका प्राइवेट इनकम है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, ये सब साथ ही में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो पर्सनल इनकम एक हाउस होल्ड की सभी सोर्सेज से कितनी इनकम है उसके लिए प्राइवेट इनकम में से क्या निकालेंगे? कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग को आप निकाल देंगे तो आराम से आपका आ जाएगा।
उसके बाद बात करते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब एक हाउस होल्ड की पर्सनल इनकम तो निकल गई। अब एक हाउस होल्ड की वो इनकम जो एक्चुअल में अवेलेबल है, यानी जिसे वो अपनी मर्जी से खर्च करता है, उसी को डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो अगर हम उसे निकालते हैं तो क्या डिस्पोजेबल इनकम को अगर देखा जाए तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, PDY। तो देखिए क्या लिखा है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ पर्सनल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज़ एक्चुअली अवेलेबल एट द डिस्पोजेबल ऑफ हाउस होल्ड, यानी डिस्पोज करने के लिए एक्चुअल में अवेलेबल होता है, उस इनकम की बात करें तो उसके पास जो पर्सनल इनकम है उस इनकम में से जो उसे टैक्स देना है या मिसलेनियस रिसिप्ट गवर्नमेंट को पे करना है, उसको अगर वो निकाल देगा तो जो पैसा बचेगा उसको वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है। तो PDY इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ये हमारा सबसे फाइनल और लास्ट टॉपिक है। जैसे एक पर्सन के पास अपने से खर्च करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए एक हाउस होल्ड के पास कितनी इनकम है, उसी तरह से गवर्नमेंट भी अपनी मर्जी से पैसा खर्च कर सकता है कि कहाँ उसे खर्च करना है, उसी को देखा जाना है। ठीक है, तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रिफर्स टू द इनकम विच इज़ अवेलेबल टू द होल कंट्री फॉर डिस्पोजेबल, यानी हमारे होल कंट्री के पास कितना डिस्पोजेबल अवेलेबल है डिस्पोज करने के लिए। तो इसको निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है नेशनल इनकम। आपको पता है नेशनल इनकम कैसे निकलना है। तो जब आपको नेशनल इनकम निकालना है, इसका मतलब NNPFC निकालना है, तो NNPFC आप निकाल सकते हैं प्लस NIT। ठीक है, नेशनल इनकम, उसके बाद क्या करेंगे प्लस NIT, फिर क्या करेंगे नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी नेट करेंट ट्रांसफ़र रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना है वो ले लीजिए, वो अगर आ जाती है उसको जोड़ेंगे तो आपका NDY यानी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आपका निकल जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा फार्मूला है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में नेशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेशनल सेविंग। जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है यानी किसी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए जो खर्च किया जा रहा है राष्ट्र की तरफ से, कंट्री की तरफ से, उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। और कंट्री ने कितना सेव करके पैसा रखा है उसकी, यानी नेशनल सेविंग को अगर ऐड कर दें तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कंसीडर हो जाता है। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से, मैंने प्रयास किया कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप बेझिझक आप हमें बताएं कि सर इसमें थोड़ा सा डाउट है, उसको मैं फिर से तैयार करूंगा और आपको इंटीमेट करूंगा। और आप अपनी तैयारी के लिए यानी 3rd चैप्टर के लिए, जो 4th चैप्टर के लिए, इस चैप्टर का क्लियर होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा किस तरह से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू।